तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आजकल मैं आप लोगों को परीक्षावाणी करा रहा हूं और कोई मतलब ये जो परीक्षावाणी है इंपॉर्टेंट न करा के सिर्फ बुक के आधार पे बता रहा हूं कौन कौन सा पॉइंट है आपको नोट करके रखना है, कौन सा आपको याद करना है, यानी दिमाग पे रहना चाहिए। ठीक है, आज हमारा जो चैप्टर होगा सेकेंड चैप्टर परीक्षावाणी का निकाल लीजिए, उत्तराखंड राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा, यानी उत्तराखंड का जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है इसको हम लोग देखेंगे। इसके इसी में पंचायती राज सिस्टम भी, उसका अगला वीडियो आएगा, वो आप लोग दोनों को देख लेना और हम लोग इससे आगे को बढ़ना है। ठीक है, देखिए क्या क्या देखना है। पहला, इसका गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का। सिंपल सी बात है, नहीं पढ़ना है। कौन से नंबर का राज्य था? 27वें नंबर का राज्य उत्तराखंड था। नहीं देखना है, कुछ नहीं पूछता है, उन्हें तो सभी को आता है। दूसरा, 11वें नंबर का एक पहाड़ी राज्य था, यानी पर्वतीय राज्य में जो हिमालयी राज्य है, जहाँ जिन राज्यों में हिमालय फैला है उनमें 11वां नंबर। अगर आप लोग भारत का मैप देखेंगे, जम्मू कश्मीर से लेकर यूं सिक्किम वगैरह इस टाइप से आता है, तो ये जो पोर्शन है इनमें से जो उत्तराखंड है उसका पोजीशन 11वें नंबर का था हिमालयी राज्यों में। ठीक है, एक पॉइंट ये याद रखना। इसका नाम उत्तराखंड कब से हुआ? 1 जनवरी सन 2007 से इसको उत्तराखंड बोला जाने लगा। उससे पहले इसको उत्तरांचल बोलते थे। ठीक है, यानी उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब से हुआ? 1 जनवरी 2007 से। सब बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए जो इंपोर्टेंट है वो आपको बताता हूँ। राज्य चिन्ह, यानी सन 2001 में राज्य चिन्हों का निर्धारण किया गया। एक चीज आपको ये याद रखनी है, सन 2001 में इसके राज्य चिन्हों का निर्धारण किया गया। उसके अलावा राज्य चिन्ह क्या क्या है? इस राज्य चिन्ह में आपको कितनी पर्वत चोटियां दिखा रखी है? 3 पर्वत चोटियां दिखा रखी है, एक ये याद रखना है। और गंगा की कितनी लहरें दिखा रखी है? 4 गंगा की लहरें दिखा रखी है, ये याद रखना। ठीक है, कभी कभी ये पूछता है कि गंगा की राज्य चिन्ह में गंगा की कितनी लहरें हैं और कितनी पर्वत चोटियां दिखा रखी है। ये दोनों पॉइंट आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। इसी के बाद इसी के नीचे एक शब्द लिखा गया सत्यमेव जयते। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ये जो सत्यमेव जयते है ये शब्द कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते ये शब्द लिया गया मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, ये क्वेश्चन जीएस के अंदर पूछता है कि सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। दूसरा, इसके बाद आता है आपका राज्य पुष्प। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है। आपको एक राज्य पुष्प का नाम पता होना चाहिए, यह है ब्रह्म कमल। दूसरा, किस हाइट पे मिलता है? 4000 से 6000 मीटर की ऊंचाई पे मिलता है। जनरली ये 4 पर्वतीय इलाकों में 4000 से 6000 मीटर की ऊंचाई पे आपको ब्रह्म कमल देखने को मिलेगा। राज्य पुष्प का नाम क्या है? किस ऊंचाई पे मिलता है? किस कुल का पौधा है? एस्टेरसी कुल का पौधा है। एस्टेरसी, एस्टेरसी कुल का एक है पौधा है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम है, सुसोरिया अबुएल्टा इसका नाम है। आप लोग इसको भी क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। ठीक है, यानी इसका वैज्ञानिक नाम किस कुल का है, किस हाइट पे मिलता है और हमारे राज्य पुष्प का क्या नाम है। इसकी उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? एक ही याद रखोगे, 21 प्रजातियां। और टोटल विश्व में क्या है? आपको इतनी प्रजातियां नहीं पढ़नी है। बाकी इसके नीचे लिखा है, जो भी लिखा है सब छोड़ दीजिए। ब्रह्म कमल जनरली उत्तराखंड में जो मिलता है, किस कलर का मिलता है वो आपको देखना है। और यहाँ पर इसका जो स्थानीय नाम है कौलपदम है। ठीक है, ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम देख लेना आप लोग, कौलपदम। एक आपको ये पता होना चाहिए ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम क्या है? कौलपदम है। इसके अलावा यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, और साथ ही साथ महाभारत में इसको सौगंधित पुष्प कहा गया। कभी कभी क्या पता क्वेश्चन ये पूछ दे कि महाभारत में अपने जो राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, उसको किस नाम से जाना गया है? सौगंधित पुष्प कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना है। इसकी जो हाइट होती है, ये कह रहा है 70 से 80 सेंटीमीटर तक की इसकी क्या होती है? पुष्प की हाइट होती है। क्या पता कभी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दे कि हमारे राज्य पुष्प के बारे में कौन सा कथन गलत है, इसकी ऊंचाई इतनी होती है, ये इस हाइट पे पाया जाता है, ये इस कुल का पौधा, इसका वैज्ञानिक नाम ये है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछने की जब संभावना रहती है, इसको आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, इसके बाद सीधे आपका आता है किस टाइम पे खिलता है? जुलाई से सितंबर तक इसके खिलने का समय है। यानी हमारा जो ब्रह्म कमल है वो जुलाई से सितंबर तक ये क्या करता है? खिलता हुआ दिखेगा आपको हिमालयी इलाकों में। इस इलाके में अगर आप जुलाई से सितंबर के मिड में जाओगे तो आपको ये क्या हुआ? खिलता हुआ दिखाई देगा। एक पॉइंट ये देखना है। ठीक है, इसके बाद सीधे आ जाइए राज्य पक्षी। राज्य पक्षी हमारा क्या है? मोनाल है। राज्य पक्षी का नाम क्या ध्यान रखना है आपको? मोनाल है। और साथ ही साथ जो मोनाल है वो किस हाइट पे मिलता है? 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पे। ठीक है, 2.5 के से 5 के मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में, हिमालयी इलाकों में आपको क्या देखने को मिलेगा? राज्य पुष्प मतलब पक्षी मोनाल देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा इस मोनाल जो है नेपाल का भी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। पहले हिमाचल का भी था, अब हिमाचल का चेंज हो चुका है, लेकिन नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी क्या है? मोनाल है। इस पॉइंट को भी आप लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। अब सीधे यहां से देखिए इसका
वैज्ञानिक नाम क्या है, लोफोफोरस इम्पीजेनस है, ठीक है। यानी आपका मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है, लोफोफोरस इम्पीजेनस, इसको देख लेना, लोफोफोरस इम्पीजेनस है, ये पॉइंट इंपोर्टेंट हो सकता है। इसके बाद इसमें क्या है, रंगीली काली पूंछ, हरी पूंछ, ये कुछ नहीं पढ़ना है, इसका प्रिय भोजन वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है, आलू वगैरह इसका प्रिय भोजन लिखा होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में, ये अपने ज्ञान के लिए पढ़ लेना रोचक तथ्य के रूप में। सीधे आता है आपका राज्य पशु। राज्य पशु की जो हाइट है, किस हाइट पे मिलता है, 3600 मीटर से 4400 मीटर तक की हाइट पे आपको क्या देखने को मिलेगा, राज्य पशु देखने को मिलेगा। एक याद रखना, राज्य पशु का नाम क्या है, कस्तूरी मृग है, आपको ये पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट है। राज्य पशु क्या है हमारा, कस्तूरी मृग है, ठीक है। यानी एक प्रकार का कस्तूरी मृग हिरण समझ लीजिए आप, ठीक है। कस्तूरी मृग जो है हमारा राज्य के है पशु है। साथ ही साथ इसके बारे में जो पढ़ना है, केदारनाथ, फुल्लू की घाटी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, यानी इस मीटर की ऊंचाई पे मिलता है। आपको पता है 2 से 5000 तक की मीटर वाली जो हाइट वाले इलाके होंगे, ये तो सब ऊपर के इलाके ना, जैसे केदारनाथ है, इसके अलावा फुल्लू की घाटी है, उत्तरकाशी की कुछ इलाके हैं, पिथौरागढ़, अस्कोट वगैरह है। इन इलाकों में क्या देखने को मिलता है, कस्तूरी मृग, यानी ऊंचाई वाले इलाके में, यानी किस हाइट पे मिलता है, आपको ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। साथ ही साथ इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है, यानी जो कस्तूरी मृग है उसका वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है, मास्कस काइसोगास्टर है, ठीक है। मास्कस काइसोगास्टर इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है, मास्कस काइसोगास्टर, क्योंकि परीक्षा वाणी हाथ में लेके चलना तभी काम बनेगा। मास्कस काइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है, और इसको हिमालयन मस्क डियर नाम से भी जाना जाता है। इसका और नाम क्या है, हिमालयन मस्क डियर, एक पॉइंट ये याद रखना, इसका नाम हिमालयन मस्क डियर भी है, ठीक है। किसको कहा जाता है, ये अपने आप में राज्य का जो है पशु है। इसके बाद देखिए इसका रंग भूरा होता है, क्या होता है, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है, सब रोचक तथ्य हैं। इसका वेट कितना होता है, इसमें जो खुशबू आती है, जो कस्तूरी होता है, कितने समय तक गर्भ पे धारण करता है, ये वो इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये नर मृग में पाया जाता है, यानी एक चीज होती है जो कस्तूरी होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, खुशबूदार होती है, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है, सिर्फ नर वाले जो होते हैं अपने नर मृग में पाया जाता है, ध्यान में रखना, ठीक है। मादा में नहीं पाया जाता है, नर में पाया जाता है। और इसी कस्तूरी की वजह से, क्योंकि इसका अवैध जो होता है शिकार हो रहा है, क्योंकि इसका अवैध व्यापार होता है कस्तूरी का, तो इस कस्तूरी को पाने के लिए लोग इनका अवैध क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। ये सब आपको इसी तरीके से पढ़ लेना है, यहाँ से पेपर में इतना कुछ नहीं आता है, ठीक है। बाकी देख लीजिए कि मतलब अपने आप में इस जो कस्तूरी का प्रयोग होता है, दमा, निमोनिया, हृदय रोग, टाइफाइड, अनेक बीमारियों के उपचार के लिए इसका होता है। ये सब रोचक तथ्य के रूप में पढ़ना है, और ये पेपर के दृष्टि से उतना इंपोर्टेंट नहीं होता है। अब देखिए सीधे 1972 में इसके लिए क्या किया गया था, एक प्रयास किया गया था इसको क्या करने का, संरक्षित, क्योंकि कस्तूरी को पाने के लिए लोग इसका अवैध शिकार कर रहे थे। तो 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। अब ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, यानी कस्तूरी मृग विहार की स्थापना पूछेगा आपसे, कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब हुई थी, कस्तूरी मृग विहार की स्थापना 1972 में हुई थी। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, ठीक है। कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब हुई थी, 1972 में हुई थी, ये आपको याद रखना। और ये क्यों हुई थी आप सब जानते हैं, ये इसलिए हुई थी क्योंकि कस्तूरी का क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए। ये पॉइंट भी आपको इंपोर्टेंट अपने दिमाग पे रखना है, ठीक है। इसके बाद जो सीधे आगे आप लोग बढ़िए, इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, 1977 में महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, सबके सब इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। 1977 में महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, समझ जाना, महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना, अस्कोट अभ्यारण्य, और अस्कोट अभ्यारण्य भी किस चीज के लिए फेमस है, कस्तूरी के लिए, ठीक है, कस्तूरी मृग के लिए ही है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अस्कोट अभ्यारण्य किस जिले में है, पिथौरागढ़ जिले में है। साथ ही साथ 1982 में चमोली में, यानी क्या किया गया था, चमोली के कांचुला खर्क में, ये क्वेश्चन आता है कि कांचुला खर्क क्यों फेमस है। कांचुला खर्क में क्या किया गया था, इनके संरक्षण और इनके प्रजनन के लिए केंद्र की स्थापना की गई थी, जिसका नाम था कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ये बहुत इंपोर्टेंट है। और कांचुला खर्क क्यों फेमस है, ऐसे पूछेगा, संरक्षण केंद्र। कांचुला खर्क क्यों फेमस है, जो कस्तूरी मृग होते हैं उनके संरक्षण और उनके प्रजनन का एक केंद्र है, जहाँ पे ये इसको रखा गया है। चमोली में एक कांचुला खर्क है, इसकी स्थापना पढ़ लेना। 1986 में अस्कोट अभ्यारण्य की, 1977 में महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके बाद सीधे आता है आपका राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष का नाम आपको सबको पता है, राज्य वृक्ष क्या है, हमारा बुरांस है। दूसरा, ये किस हाइट पे मिलेगा, यानी इसकी जो हाइट है वो 1500 से 4000 मीटर तक की हाइट पे आपको कस्तूरी ये बुरांस आपको देखने को मिलता है। और ये सारी की सारी चीजें
आपको मैंने इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज में भी कराई है, वहां आप लोग चेक कर लेना ये चैप्टर, ठीक है। इसके अलावा इसका वैज्ञानिक नाम देखिए रोडोडेंड्रन अर्बोरियम है, ठीक है, रोडोडेंड्रन अर्बोनियम है, रोडोडेंड्रन अर्बोनियम क्या है इसका नाम, वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रन अर्बोरियम इसका वैज्ञानिक नाम है, ये भी आप चेक करोगे। और साथ ही साथ ये किस इसका रंग जो होता है सफेद बुरांश भी होता है, अलग अलग कलर के पाए जाते हैं, ये नहीं देखना है, ठीक है। अब देखिए इसके खिलने का जो समय है आप जानते हैं, ये लगभग लगभग कब खिलता है, मकर संक्रांति यानी जनवरी के बाद ये खिलना शुरू होता है, अप्रैल वगैरह तक के आसपास ही खिलता है, बाकी इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। एक क्वेश्चन देख लेना, बुरांश को 1974 में संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। लास्ट पॉइंट देख लिया अपनी परीक्षावाणी में, संरक्षित वृक्ष क्या किया गया था, बुरांश को घोषित किया गया था 1974 में। एक पॉइंट आप लोग तुरंत क्या करोगे, इसको नोट कर लोगे। अब देखिए इसके बाद आता है शासन प्रशासन। अब शासन प्रशासन, हमने ये राज्य चिन्ह जो प्रतीक थे इसको इतना पढ़ लेना है, ठीक है। शासन प्रशासन के अंदर जो इसने दिया हुआ है, यहाँ से जीएस के क्वेश्चन आता है, यानी आपका ये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में न होगे, राज्य की कार्यपालिका के परिप्रेक्ष्य में है, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, जीएस का क्वेश्चन बनता है। तो देख लीजिए शासन प्रशासन में, ठीक है, आपको हमेशा याद रखना राज्य कार्यपालिका का वर्णन किया गया कि किस भाग में किया गया है, कार्यपालिका, यानी राज्य की जो कार्यपालिका है वो भाग 6 में है, ठीक है, अध्याय 6 जिसको कहते हैं। और इसके लिए जो अनुच्छेद है वो 152 से 237 तक है, यानी आर्टिकल 152 से 237 तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद में, ठीक है, राज्य की कार्यपालिकाओं का क्या किया गया, वर्णन किया गया है, जिसके अंदर राज्यपाल और उसकी मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, हाईकोर्ट वगैरह सब चीजें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो आर्टिकल 152 से 237 राज्य का प्रावधान करता है, राज्यों के अंदर विधायिका, राज्यों के अंदर कार्यपालिका, राज्यों के अंदर न्यायपालिका का वर्णन इसके अंदर मिलता है, ठीक है। एक पॉइंट ये ध्यान रखना। बाकी राज्य में जो व्यवस्था है वो राज्य की जो संसदात्मक व्यवस्था है, राज्यों में जो विधानमंडल होता है, ठीक है, ये देखना, राज्य में जैसे आपने केंद्र में संसद सुना होगा ना, यहाँ विधानमंडल बोलते हैं। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, एक होता है आपका राज्यपाल, ठीक है, दूसरा होता है विधानसभा और तीसरा होता है विधान परिषद। क्या होता है तीसरा, विधान परिषद। ये 3 अंग मिलकर आपके राज्य के विधानमंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। कई राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद नहीं है, ध्यान से सुनना, ये राज्य का निम्न सदन होता है। जैसे सेंटर में आप लोग लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, लोअर हाउस, तो राज्यों में विधानसभा को बोलोगे। जैसे संसद में आप राज्यसभा को अपर हाउस बोलोगे, तो राज्यों में विधान परिषद को क्या बोलोगे, उच्च सदन बोलोगे, ठीक है, उच्च सदन। तो कई राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद नहीं पाई जाती है और कुछ राज्य ऐसे जहां विधान परिषद है। तो नेट से सर्च करके इनके नाम लिख लेना कि कितने राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है। संभवतः 6 राज्य ऐसे होंगे जहां विधान परिषद होगी, जैसे महाराष्ट्र में होगी, अब तो जम्मू कश्मीर हट गया, महाराष्ट्र में देखना, बिहार में देखना, संभवतः वेस्ट बंगाल वगैरह, कर्नाटका वगैरह, ऐसे 6 ऐसे राज्य, शायद 6-7 ऐसे कुछ होंगे, देख लेना, चेक कर लेना, 6 हैं जहां तक ख्याल है। कितने राज्यों में विधान परिषद है आप इसको चेक कर लेना और उन राज्यों के नाम याद रखना। तो जहां उच्च सदन होगा राज्यों में, वहां उसको विधानमंडल बोला जाएगा, जबकि जहां उच्च सदन नहीं है, जैसे उत्तराखंड में उच्च सदन नहीं है तो खाली एक ही सदन है, तो यहाँ विधानसभा ही बोलते हैं, उस पूरी टर्मिनोलॉजी को विधानसभा बोलते हैं, ठीक है। तो इन 3 चीजों से मिलकर राज्य का विधानमंडल बनता है। एक पॉइंट ये आपको ऐसे पता होना चाहिए। अब देखिए राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल का वर्णन पूछता है, किस आर्टिकल में, 153 में है, आर्टिकल नंबर 153 में किसका वर्णन किया गया है, राज्यपाल का वर्णन किया गया है, ये आप लोग देख लेंगे। साथ ही साथ राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा देख लेना, क्या लिखा है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। इसका जो कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्ष माना गया, लेकिन इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता, क्योंकि हो सकता है 2 साल में हटा दे, हो सकता है 4 साल में हटाए, हो सकता है 5 साल पूरे करे, तो ऐसा कोई फिक्स्ड कार्यकाल नहीं होता है। और राष्ट्रपति इसकी क्या करता है, नियुक्ति करता है, और इसको पद से भी कौन हटाएगा, राष्ट्रपति ही हटाएगा, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है, इसको राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देगा। और ये त्यागपत्र किसको देगा, त्यागपत्र किसको देगा, देख लेना। और साथ ही साथ राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 के 3 फैक्टर देख लेना। शपथ दिलाएगा आपका चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का, ठीक है, ध्यान देखना इसको। शपथ कौन दिलाएगा, राज्य का न्यायाधीश, राज्य का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है, न्यायाधीश। और साथ ही त्यागपत्र किसको देगा, प्रेसिडेंट को ही भेजेगा, चेक कर लेना इसको, ठीक है, राष्ट्रपति। और तीसरा इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करेगा, ये आप लोग चेक कर लेना। और इसके अलावा राज्यपाल के बारे में ये है। अब देखिए इसके बाद सीधे मंत्रिपरिषद आता है, जैसे कि राज्य की मंत्रिपरिषद का वर्णन आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का क्या है, प्रावधान है, मुख्यमंत्री प्लस उसकी मंत्रिपरिषद, ठीक है, यानी
मंत्री परिषद, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है करके ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में, इसको एक बार देख लेना। ठीक, इसके अलावा यहाँ इसको पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा मुख्यमंत्री को? राष्ट्रपति, राज्यपाल। ठीक है, इसको शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है इसको? मुख्यमंत्री को राज्यपाल दिलाएगा। ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं। इसके बाद सीधे सीधे आपका नीचे कुछ भी नहीं पड़ रहा है कि ये तो पता ही आपको, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्री, मुख्यमंत्री और इसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जबकि नाम मात्र की शक्ति किसके अंदर निहित होती है? राज्यपाल के अंदर निहित होती है। ऐसे क्वेश्चन आपसे इतने हल्के नहीं पूछेगा। अब देखिए मुख्यमंत्री और सचिवालय, ये कुछ नहीं पढ़ना है। अब सीधे आता है, एक बॉक्स दिया होगा इसमें, देखिए इन्हें भी जानिए लिखा होगा, आप लोगों की बुक में होगा। अब आपको पता होना चाहिए अंग्रेजों ने कुमाऊं पे कब्जा कब किया? 1814 में। अंग्रेजों ने, सॉरी, गढ़वाल पे, अंग्रेजों ने कुमाऊं पे कब्जा कब किया? 1815। जो मैंने आपको संगौली की संधि वगैरह बताई थी, ये दोनों देख लेना। ठीक है, इसके अलावा देहरादून को जो है जिला बनाकर सहारनपुर में कब सम्मिलित किया गया था? 1817 में। ये सब के सब देख लेना। ठीक है, तो पहला फैक्ट है आपको, अंग्रेजों ने गढ़वाल पे कब कब्जा किया? 1814 में, कुमाऊं पे 1815 में। तीसरा फैक्ट है सहारनपुर में सम्मिलित करके देहरादून को जिला कब बनाया गया था? 1817 में। ये आपको ऐसे ही देखने हैं। ठीक है, ये फैक्ट इसमें परीक्षा में दिए हैं, ये इंपोर्टेंट अपने आप में फैक्ट हैं। इसके अलावा क्या दिए हैं देखिए आप लोग, श्रीनगर से हटाकर पौड़ी, यानी ब्रिटिश का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी कब शिफ्ट किया गया? ब्रिटिश का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी में कब शिफ्ट किया गया? 1840 में। बहुत बार बता रखा है। ठीक है, साथ ही साथ कुमाऊं परिषद का, यानी 1854 में नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया है। नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया? 1854 में। ठीक है, और 1891 तक यहाँ पे एक दो जिले अलग अलग बने, अल्मोड़ा प्लस नैनीताल। 1891 में जिले बने। और उसके बाद एक फैक्ट दिया होगा, 1 अगस्त 1949 को, 1 अगस्त 1949 को टिहरी को भारत में शामिल किया गया। टिहरी रियासत का भारत में विलय, टिहरी का भारत में क्या हुआ था? विलय। टिहरी का भारत में विलय कब हुआ था? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद सीधे आप लोगों को नीचे आ जाने हैं। आप तुरंत क्या करोगे? उत्तराखंड के 13 जिले कब बने, यानी ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूके, इनका फॉर्मेशन कब कब हुआ था? ठीक है, देखना 1960 में कौन सा बना, 3 बने होंगे, देखना चमोली, पिथौरागढ़ और तीसरा कौन सा? उत्तरकाशी वगैरह जो भी है। उसके अलावा 1975 में किसको जिला बनाया गया? 1988 में कौन बना? ये सब आपको चेक करना है। 1988 में। ठीक है, 1995 में लिखा होगा कौन बना। उसके अलावा 1997 में कौन बना। ये क्रम भी देख लेना आप लोग, ये सब के सब इंपोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ आपको कौन कौन से मिलेंगे? पिथौरागढ़ मिलेगा, उत्तरकाशी मिलेगा, चमोली मिलेगा, यहाँ आपको देहरादून वगैरह कुछ मिलेगा, यहाँ आपको हरिद्वार मिलेगा, यहाँ आपको यूएस नगर मिलेगा 95 में। इसके अलावा बागेश्वर और रुद्रप्रयाग और चंपावत, इन 3 जिलों को भी आपका फॉर्मेशन हुआ एक ही सन में हुआ। लेकिन क्रम देख लेना, डेट सही था। आप लोग तुरंत इसकी, मैंने जिला सीरीज में पढ़ाया होगा, ये कब कब बने आपको ये चेक कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा आपका ये है। इसके बाद सीधे आता है आपका मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का धुरी होता है। ये कुछ नहीं पढ़ना है। राजस्व पुलिस व्यवस्था अगले ब्रैकेट में दिया है। देखो, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था जो है 1874 से लागू हुई थी। एक पॉइंट ये याद रखना है। ठीक है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था ये कब हुई थी? 1874 से लागू हुई थी। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। इसके अलावा कितने परगने, पट्टियां वगैरह ये कुछ भी नहीं पढ़ना है यहाँ से। ठीक है, अब सीधे आप लोग आइए, उत्तराखंड में कितने मंडल हैं सब जानते हैं, 2 मंडल 13 जिले। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते ही नहीं है अब। ठीक है, कितने मंडल है, कितने? हाँ, तहसील देख लेना, 110 तहसील वर्तमान में यहाँ पे है। कितने तहसील हैं यहाँ पे वर्तमान में? 110 तहसीलें हैं और 95 के यहाँ पे ब्लॉक हैं। ये ऐसा ही है डेटा। ठीक है, इसको अपडेट नहीं हुआ है ब्लॉक वाला। और तहसील भी अपने आप में कितनी है? 110 यहाँ पे क्या है? तहसीलें हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, देखिए यहां से सीधे जैसे आप लोग ये तहसील और ब्लॉक पढ़ लिया, अब आपको तुरंत क्या चेक करना है, यहां से जो यहाँ का विधान महाधिवक्ता होता है। ये क्वेश्चन आता है, महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में है? लिखा होगा, देखो महाधिवक्ता, ये जो महाधिवक्ता है ये है 165, यानी आर्टिकल नंबर 165 में आपको महाधिवक्ता का प्रावधान मिलेगा। और इसकी जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है। ये पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राज्यपाल क्या करेगा? महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। ये आप लोग सीधे याद रखना। और राज्य का प्रथम महाधिवक्ता कौन था? मेहरबान सिंह नेगी, मेहरबान सिंह नेगी। और वर्तमान कौन है? आप खुद ही चेक करोगे, मैं तो कराऊंगा नहीं कि वर्तमान। और महाधिवक्ता की लिस्ट आप लोग तुरंत चाहें तो निकाल सकते हैं। वर्तमान और पहला आप लोगों को चेक करना है। अगर इसने गलत दिया होगा तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। ठीक है, महाधिवक्ता कौन था? क्रॉस चेक करना है। इसके आगे आप लोग देखिए।
यहाँ से क्या आता है, विधानमंडल आता है। ठीक है, विधानमंडल का मतलब है कि राज्य की जो संसद है, कहने का मतलब जो स्टेट में पार्लियामेंट होती है उससे संबंधित है। ठीक है, वहां संसद बोलते हैं हम केंद्र में, इसको यहाँ विधानमंडल। अब मेन चीज क्या है आपका एग्जाम में, जैसे ये विधानमंडल वाला चैप्टर है, वैसे जीएस का पॉलिटी क्या है। अब आपको विधानमंडल के बारे में, उत्तराखंड की विधानमंडल के बारे में हल्का सा आइडिया देना है। हल्का सा का मतलब क्या है, देखो एक तो थोड़ा सा आपको अंतरिम सरकार के डेटा पता होना चाहिए, अंतरिम सरकार। ठीक है, अभी बताता हूं क्या होता है। और पहली विधानसभा, पहली निर्वाचित विधानसभा, पहली निर्वाचित विधानसभा, पहली निर्वाचित विधानसभा। ठीक है, इन दो के थोड़ा से आपको डेटा पता होना चाहिए। अंतरिम का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम लोग नया स्टेट बना था 9 नवंबर 2000 को, तो तुरंत फर्स्ट दिन तो इलेक्शन होगा नहीं, तो जब तक इलेक्शन प्रॉपर न हो कुछ टेम्पररी व्यवस्था तो चाहिए ना। इसको अंतिम मत बोलना, अंतरिम अलग होता है, अंतिम अलग है, अंतरिम अलग है। अंतरिम का मतलब सपोज आपको, मैंने उत्तराखंड बना, उत्तराखंड कब आया अस्तित्व में, 9 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया। अब ये है कि तुरंत जैसे अस्तित्व में आया, इलेक्शन तो फर्स्ट दिन होगा नहीं, तो फर्स्ट इलेक्शन कब हुए, शायद फरवरी 2002 के आसपास हुए होंगे, कहीं यही हुआ होगा। तो इस दौरान क्यों, कौन व्यवस्था करेगा, कौन सीएम होगा, कौन विधानसभा अध्यक्ष होगा, कौन इसके अलावा मतलब कैबिनेट मंत्री होंगे या मंत्री होंगे, तब तक की व्यवस्था कौन करेगा 2 सालों के लिए। तो इन लोगों ने क्या किया, टेम्पररी व्यवस्था बनाई, और टेम्पररी व्यवस्था में एक सरकार का गठन किया, जिसके अंदर ऐसे विधायक वगैरह थे जो यूपी के अंदर, जब हम यूपी का हिस्सा थे तो यूपी में हमारे प्रतिनिधित्व तो होंगे ही ना, उत्तराखंड के इलाके से तो लोग चुन के जाते होंगे यूपी की विधानसभा में। वो लोग जो उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, उत्तराखंड के इलाके को प्रतिनिधित्व करते थे, उन लोगों ने मिलकर एक अंतरिम मतलब सरकार का गठन किया, वो अंतरिम। अंतरिम का मतलब कुछ समय के लिए, जब तक परमानेंट व्यवस्था नहीं आ जाती तो टेम्पररी जो आपकी सिस्टम होता है उसी को बोला जाता है। ठीक है, इसमें देखो राज्य में विधि निर्माण के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई। विधानमंडल के 2 अंग है, राज्यपाल और विधानसभा। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, हमारे वहां, हमारे उत्तराखंड में विधानमंडल के 2 सदन है, ध्यान रखना। हमारे उत्तराखंड में विधानमंडल में 2 सदन है, एक राज्यपाल है, एक विधानसभा है। जबकि कई स्टेट ऐसे हैं जहां विधानमंडल में 3 अंग होते हैं, हमारे यहाँ 2 हैं। 3 अंग का मतलब उनके वहां तीसरा कौन सा आ जाता है, विधान परिषद। मैंने अभी समझाया था आपको। ठीक है, विधान परिषद जिसको उच्च सदन, लेकिन उत्तराखंड में नहीं है। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है राज्य विधानमंडल, उत्तराखंड राज्य विधानमंडल के कितने अंग है, बेहोश मत हो क्या आना, 1 2 3 इनमें से कोई नहीं, बेहोश मत हो क्या आना। राज्य विधानमंडल में उत्तराखंड में 2 अंग है, राज्यपाल और विधानसभा। ठीक है, कई इलाके ऐसे, कई राज्य ऐसे जहां 3 अंग है, जैसे महाराष्ट्र एग्जाम्पल। अब देखिए विधानसभा के बारे में कौन करता है, इसकी बैठक को आहूत, यानी जैसे विधानसभा है, वहां सभा है, संसद मान के चलिए, बैठक को आहूत करने का अधिकार, आहूत मतलब बुलाने का, राज्यपाल करेगा। स्थगित कर मतलब स्थगन का अधिकार होगा, ध्यान रखना, स्थगन होगा विधानसभा अध्यक्ष। ये ध्यान रखना, इसको विधानसभा अध्यक्ष, ये टर्मोलॉजी पता होनी चाहिए। ठीक है, और 17वां स्थान ये भी होगा राज्यपाल। ये सेंटर में, अगर ये सेंटर की बात करेगा, केंद्र में लोकसभा का सदन को जो आहूत करता है वो राष्ट्रपति करता है केंद्र में। ठीक है, राष्ट्रपति। सदन को स्थगित करेगा केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, सेम होगा। और 17वां करेगा केंद्र में राष्ट्रपति। अब तीनों में क्या अंतर है, देखो आहूत मतलब बैठक होती है विधानमंडल की, कानून बना के आओ भाई, बुलाएगा, मतलब राज्यपाल के लेटर पे जाएगा, वो राज्यपाल आहूत करेगा। 17वां मतलब होता है 3 सत्र होते हैं एक मतलब ईयर में। एक बजट सत्र होगा, हम जिस सत्र में बजट पास होगा, एक मानसून सत्र होता है, आप लोगों ने सुना होगा, एक शीतकालीन सत्र होता है, शीतकालीन। ठीक है, ये शीतकालीन सत्र होता है। इन 3 सत्रों को 17वां सत्र का अवसान हो गया, सत्र खत्म हो गया, सत्र एंड हो गया, इसको करने का अधिकार है राज्यपाल। बजट सेशन बुलाया और वो खत्म हो गया, तो उसको कौन करेगा, एंड घोषणा कौन करेगा, सत्र की खत्म की, राज्यपाल। मानसून सत्र खत्म करने की घोषणा राज्यपाल, शीतकालीन सत्र खत्म करने की घोषणा राज्यपाल, और केंद्र में यही चीज होगा तो राष्ट्रपति करेगा। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ ही आपको एक और चीज याद रखना है, तीसरा टर्मोलॉजी स्थगन। बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को इसमें। स्थगन का मतलब होता है सदन का टेम्पररी स्थगित होना। ठीक है, स्थगन भले ही वो 1 घंटे के लिए हो,
2 घंटे के लिए हो, 3 दिन के लिए हो, 5 दिन के लिए हो, 7 दिन के लिए हो, यानी स्थगित हो रही है। स्थगित मतलब अभी सदन चल रहा है, 12 बजे, बहुत हल्ला कर दिया विपक्ष ने, हल्ला गुल्ला कर दिया, लोकसभा अध्यक्ष या राज्य का विधानसभा अध्यक्ष परेशान हो गया विपक्ष से या पक्ष से, या जो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं वो क्या करते हैं, 2 घंटे के लिए सदन को स्थगित किया जाता है, यानी 2 घंटे वो कर दिया उसने डिले, फिर 2 बजे से फिर बैठक बोली, उसको बोला जाता है स्थगन, जबकि सत्रावसान पूरे सत्र का एंड है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब देखो विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 500 किसी भी, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 60 सदस्य। ये पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकते हैं, जबकि न्यूनतम सदस्य संख्या कितने हो सकती है, 60 हो सकती है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखोगे, पेपर में पूछा जा सकता है कि विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 500 और 60 न्यूनतम हो सकती है। कई राज्य अपवाद हो सकते हैं जहां 60 से कम होंगे, इसमें आप लोग पढ़ लेना है। ठीक है, बाकी विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, यानी 5 वर्ष में दोबारा फिर क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितनी होती है, 25 वर्ष। जैसे लोकसभा में ना चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितनी होती है दिया होगा तो 25 वर्ष। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। वोट देने की उम्र होती है 18 वर्ष, ये सब जानते हैं। ठीक है, और पहले 21 वर्ष थी, लेकिन बाद में 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। एक क्वेश्चन जीएस में आता है, 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी 61वें संविधान संशोधन से वोट देने की उम्र, वोट यानी देने की उम्र, ये क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक है, 21 वर्ष से घटाकर कब की गई थी, 18 वर्ष की गई थी। ठीक है, और ये कब का है, 1989 में। ये क्वेश्चन आज का जीएस में आता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष से की गई 61वें संविधान संशोधन से। और ध्यान देखना, 2 सत्रों के बीच 6 महीने का से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लास्ट पॉइंट देखो, 2 सत्र से अधिक 6 महीने का अंतर न हो, 2 सत्र के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर न हो, ये पॉइंट देख लेना है। ठीक है, अब आता है गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब कितने एटलीस्ट मेंबर होने चाहिए कि बैठक बुलाई जाए। तो गणपूर्ति का मतलब है कोरम, जिसको बोलते हैं 1/10, यानी टोटल मेंबर, यानी अगर विधानसभा में 110 सदस्य हैं तो कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए, क्योंकि इसका 1/10 आएगा, कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए ताकि उसकी गणपूर्ति हो। ठीक है, यानी गणपूर्ति के लिए कितना होगा, अगर आपसे पूछेगा 1/10, ये जीएस के क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग देख लेना। और विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत किया जाता है। क्यों, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा का गैप होगा तो फिर वो कहाँ होगा, तो 6 महीने से कम का ही गैप होगा तो मिनिमम 2 बार तो होगा ही ना। तो एक वर्ष में विधानसभा के कम से कम कितने सत्र हो सकते हैं, 2 सत्र। ठीक है, एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र का प्रावधान किया गया है। एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र का प्रावधान किया गया, 2 सत्र का किया गया है, ये आप लोग देखना। और 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, मैंने आपको ये बता दिया। अब देख लीजिए, यहां से कुछ नहीं पढ़ना है, यहां से नीचे आपको सीधे आ जाइए आप, विधानसभा सदस्यों की संख्या इस वाले में जो अंतरिम है, आपको क्या याद रखना है, कुल कितने सदस्य थे राज्य गठन से पूर्व, और 22 सदस्य थे। विधान परिषद हुआ करती थी यूपी में, अभी भी है, वहां राज्य से 9 मेंबर जाते थे, ये दोनों पॉइंट याद रखोगे। ठीक है, इसके बाद राज्य गठन के बाद कितनी सीटें होगी, 70 सीटें होगी, और इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। और 70 सीटों में से एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटें कितनी है, देखो उत्तराखंड विधानसभा की कुल सीटें 70, इसमें से 15 सीटें क्या है, रिजर्व हैं, इसको ध्यान रखना, आरक्षित। इसमें 2 सीटें किसके लिए हैं, एसटी के लिए आरक्षित है, शेड्यूल ट्राइब के लिए, और 13 सीटें एसटी के लिए, मतलब एससी के लिए है। ठीक है, ये 2 जो है, एक नानक मत्ता है, एक चक्राता है, नानक मत्ता प्लस चक्राता। ये नानक मत्ता और चक्राता की जो विधानसभा सीटें हैं वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व की गई हैं, आरक्षित की गई हैं, ध्यान रखना। और बाकी 13 सीटें एससी के लिए हैं। ये डेटा आप लोग पढ़ लेना। स्टार्टिंग में एक बॉक्स दिया होगा, किस जिले में कौन सी सीट आरक्षित है, कितने मतलब ऐसे हैं जहां सर्वाधिक आरक्षित है, ये वो वहां से पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, तो आरक्षित सीटों का नंबर मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अंतरिम विधानसभा आता है, 31 विधायक थे, 9 सदस्य विधान परिषद में थे, फिर हटे, 30 विधायक रह गए, और राज्यपाल अंतरिम विधानसभा में सुरजीत सिंह बरनाला थे, मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी थे। ये सब आपको अंतरिम विधानसभा के डेटा पढ़ने, आपको याद रखना है। किस पार्टी के कितने विधायक थे, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, और प्रथम जो है अंतरिम विधानसभा का अध्यक्ष पूछेगा तो प्रकाश पंत जी। ठीक है, ये ध्यान रखना, अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष पूछेगा प्रकाश पंत, जो टेम्परेरी व्यवस्था की थी। और परमानेंट विधानसभा पहली विधानसभा के यशपाल आर्य, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहली विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो यशपाल आर्य जी थे, जबकि प्रकाश पंत जी से अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष थे। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी दूसरी विधानसभा, तीसरी विधानसभा
सिवा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा संसद के बारे में, संसद के उत्तराखंड में 5 सदस्य हैं, संसद में 5 मेंबर जाते हैं। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा सीट पहली, दूसरा नैनीताल सीट, तीसरी पौड़ी सीट, चौथा टिहरी सीट, 5वीं हरिद्वार सीट। यानी यहाँ से कितने मेंबर चुन के भेजे जा सकते हैं? 5 मेंबर यहाँ से चुन के भेजे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए कि कौन कौन सी न्यायपालिका, न्यायपालिका में आपको पता है कि 9 नवंबर 2000 को राज्य गठन हुआ, तो 20वें नंबर का उच्च न्यायालय ही ये पता होना चाहिए, लिखा है। अनुच्छेद मतलब यहाँ पे कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 8। ये मैंने डेटा आपको एक बार इसकी साइट पे जाके चेक कर लेना कि वर्तमान में टोटल कितने न्यायाधीश स्वीकृत हैं, कितने हो सकते हैं, कितने हैं वो अलग चीज है, ठीक है। पहले कौन थे ये याद रखना है आपको, अशोक अभयंकर ए देसाई जिसको कहते हैं आप लोग, अभयंकर देसाई। और वर्तमान कौन है ये आपको देखना होगा, ये आपको वर्तमान न्यायाधीश, तुरंत इसको क्या करना होगा? अपडेट करना होगा। उसके अलावा लोकायुक्त दिए है, लोकायुक्त कब विधेयक पारित हुआ? सन 2011 में यहाँ पे क्या हुआ था? लोकायुक्त विधेयक क्या हुआ था? पारित हुआ था, ठीक है। ये आपका मेन चीजें थी इस वाले चैप्टर से। बाकी इसके बाद जो अगला चैप्टर इसके अंदर आता है वो है पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम में आपको अलग से क्या करा दूंगा, तुरंत इसके बाद वाली वीडियो में वो आपको करा दूंगा। आपको लोग अपना ध्यान रखें, संभवतः इस दौरान आपको परसों यानी कल आपकी वीडियो आएगी, आज के बाद अगली वीडियो भी आएगी। शायद परसों आपके साथ वीडियो ना आ पाए क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी होने की वजह से यहाँ पे हूँ नहीं, और कोशिश करूंगा अगर मैं टाइम पे पहुंच गया तो परसों की जो आपकी वीडियो आएगी वो रात को आएगी, 7, 8, 8, साढ़े 8 बजे आ सकती है अगर मैं टाइमली यहाँ पे पहुंच गया, नहीं तो फिर सैटरडे को अगली वीडियो आएगी, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, फिर मिलता हूँ आपके साथ अगले सेशन में। थैंक यू।